अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं कात्यायनी चतुर्वेदी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत करती हूं। और हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। अधिक लाभ के लिए बेबी कॉर्न मक्के की वैज्ञानिक बुआई तकनीक। भरपूर फलन के लिए कैसे करें आम के नए बाग की स्थापना। खरीफ के मौसम में मक्का की खेती बहुत सारे किसान भाई करते हैं, लेकिन राज्य में ऐसे कई किसान हैं जो कि बेबी कॉर्न मक्के की खेती कर इससे भी अधिक आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। तो जो किसान इस लाभ को देखते हुए बेबी कॉर्न मक्के की खेती करना चाहते हैं, उनके लिए इसकी बुआई का उपयुक्त समय चल रहा है। लेकिन अक्सर देखा गया है कि किसान इसकी बुआई करते समय पुराने और लोकल बीजों का चयन कर जैसे तैसे बुआई कर देते हैं, जिससे उन्हें अच्छा उत्पादन नहीं मिलता। इसलिए बेबी कॉर्न मक्के की खेती करते समय आप किन किन बातों पर विशेष ध्यान दें, आइए जानते हैं कृषि अनुसंधान केंद्र जिला पटना की कृषि वैज्ञानिका डॉक्टर सरला यादव से। इसमें जो भुट्टा होता है वो अनिषेचित अवस्था में ही हम तोड़ लेते हैं। उसका सबसे बड़ा मानक ये होता है कि जैसे ही सिल्क निकले उसके 2 से 3 दिन के अंदर हम उसकी तुड़ाई कर लेते हैं। जबकि जो साधारण मक्का होता है उसमें हम भुट्टे को जब पूरी तरह से पक जाता है तब तोड़ते हैं और वो दाने के रूप में प्रयोग करते हैं। ये जो शिशु मक्का होता है इसका जो बाजार भाव है करीब 3 से 4 गुना ज़्यादा होता है साधारण मक्के की अपेक्षा। और जो मुख्य किस्में हैं वो HM4 है, HM4 जिसे कहते हैं, जो कि मक्का अनुसंधान निदेशालय नई दिल्ली से रिलीज्ड किस्म है। दूसरी विवेक, प्रकाश और BL42 हैं, जिनका किसान भाई अपने खेत में शिशु मक्का उत्पादन हेतु प्रयोग कर सकते हैं। भाइयों, जहाँ तक बेबी कॉर्न मक्के की बुआई की बात है तो इसके अंतर्गत सर्वप्रथम बात आती है भूमि के चयन की। इसकी खेती बलुई से लेकर भारी मृदाओं तक सभी प्रकार की भूमियों में की जा सकती है। अधिकतम पैदावार लेने के लिए अधिक उपजाऊ मिट्टी जिसमें जीवाश्म की पर्याप्त मात्रा हो तथा जिसका pH मान 6 से 7 हो उपयुक्त रहती है। ध्यान रहे कि जल निकास की उचित व्यवस्था भूमि में होनी चाहिए। भूमि का चयन कर लेने के बाद बात करते हैं भूमि की तैयारी पर। गर्मी के दिनों में मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करनी चाहिए। बुवाई से पहले एक गहरी जुताई करके 2 से 3 बार हैरो या कल्टीवेटर से जुताई करना चाहिए और प्रत्येक जुताई के बाद पाटा लगाना चाहिए जिससे मिट्टी भुरभुरी हो जाए। आइए अब बात करते हैं बीज दर की। किसान भाइयों, बीज की मात्रा, मृदा में नमी, फसल बोने का उद्देश्य, बोने का समय तथा विधि आदि पर निर्भर करती है। मक्के की तुलना में बेबी कॉर्न के लिए थोड़ी अधिक मात्रा में बीज की आवश्यकता होती है क्योंकि इसकी फसल कम अवधि की होती है। इसके लिए औसत 30 से 35 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना उचित रहता है। इस प्रकार आपको प्रति हेक्टेयर 1,10,000 से 1,15,000 पौधे की संख्या प्राप्त हो जाती है। बुवाई से पूर्व बीज को थीरम या कैप्टन नामक दवा से 2 से 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करना चाहिए। इसके बाद जैविक उपचार करें। इसके लिए एक्सोस्पाइलियम से बीज उपचार कर छाया में सुखाने के बाद ही बुआई करें।
जैसे कि इसके रबी में भी लगाते हैं और खरीफ में भी लगाते हैं, किंतु दिसंबर और जनवरी के माह में इसकी बुआई नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा जाड़ा पड़ता है, तो इसका अंकुरण बहुत कम होता है। किंतु इसमें जो हम उर्वरक डालते हैं वो थोड़ा ज़्यादा होता है, जैसे कि नाइट्रोजन की मात्रा इसमें 180 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है, जबकि फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा आम मक्के की तरह ही होती है। और जो पौध से पौध की दूरी है वो 20 सेंटीमीटर रखते हैं और जो पंक्ति से पंक्ति की दूरी है वो रखते हैं। तथा नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा को बुआई के 25 से 30 दिनों के बाद तथा शेष बची दूसरी मात्रा को नरमंजरी निकलते समय दिया जाता है। जैसे हमने खेत में शिशु मक्के की बुआई कर दी, उसके बाद जैसे ही हमें किसान भाइयों को उसमें जो है नरमंजरी दिखे उसे आधार से तोड़ देना चाहिए। इसके 2 फायदे होते हैं, एक तो जो भी पोषक तत्व नरमंजरी के विकास में जा रहे थे उनका मुड़ाव भुट्टे की तरफ हो जाता है, तो हमें कम समय में ज़्यादा भुट्टे मिलते हैं। कि गुणवत्ता होती है वो भी नरमंजरी के तोड़ने के बाद बरकरार रहती है, क्योंकि हमें इसमें अनिषेचित भुट्टा चाहिए। और समय समय पर किसान भाई निराई और गुड़ाई भी कर सकते हैं, उससे भी खरपतवार पर काफ़ी कुछ नियंत्रण पाया जा सकता है। आते हैं रसायन का प्रयोग भी करते हैं। रसायनों में मुख्य रसायन है एट्राजिन। 1.5 लीटर एट्राजिन 600 लीटर पानी में मिला करके बुआई के 3 दिन के भीतर ही उसका छिड़काव करते हैं। इससे जो चौड़ी पत्ती के खरपतवार होते हैं उन पर नियंत्रण पाया जा सकता है। पूर्ण चीज़ है कि हमें टाइम से मतलब समय से तुड़ाई कर लेनी चाहिए। समय से तुड़ाई करने से फ़ायदा ये होता है कि हमें उचित बाज़ार भाव प्राप्त होता है। इसका जो मक्के के 3 ग्रेड होते हैं, शिशु मक्के के 3 ग्रेड होते हैं। एक तो लंबा होता है, मध्य और छोटा। जो मध्य और छोटा है उसका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी मांग है। जैसा कि हम आजकल देखते हैं कि बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स, बड़े बड़े सिटीज़, शहरों में ये जो है पाया जाता है और इसका उपयोग बेबी कॉर्न सूप, सैलेड के रूप में, सलाद के रूप में, विभिन्न तरह के व्यंजनों जैसे खीर, दलिया, मंचूरियन आदि में प्रयोग किया जाता है। तो किसानों को चाहिए कि भुट्टा तोड़ने के बाद उसको छील लें, छीलने के बाद उसकी ग्रेडिंग कर लें, ग्रेडिंग के बाद उसको पॉलीथीन बैग्स में उसका जो है उसकी पैकिंग कर लें और उसके बाद जो है उसको निम्न तापमान पे रखना चाहिए या फिर उसे मार्केट में बेच देना चाहिए। इससे उन्हें अच्छा लाभ मिलेगा। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। प्रदेश में मानसून आ चुका है और कई जिलों में बारिश का दौर भी जारी है। ऐसे में जिन किसान भाइयों ने आम के नए बाग लगाने के लिए मई और जून माह में गड्ढे तैयार किए थे, वो अब इन गड्ढों में पौध रोपाई कर सकते हैं। लेकिन पौध रोपाई से पहले कुछ खास बिंदुओं जैसे कि उन्नत किस्मों का चयन, पौधे लगाने की विधि आदि बातों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि फलदार वृक्ष लंबे समय तक के लिए होते हैं और इनकी स्थापना के समय लापरवाही जो भी बरती जाएगी वो आपको लंबे समय तक उससे नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए आम के नए बाग लगाते समय किन किन बिंदुओं पर विशेष ध्यान दें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर संजय कुमार। अब आवश्यकता इस बात की है कि हम आम के नए बाग लगाएं और आम के नए बाग को लगाने से पूर्व हमें कुछ प्रमुख बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। किसान भाइयों, आपने मई माह में गड्ढों की तैयारी पूरी कर ली होगी, लेकिन इन गड्ढों को भरते समय उसमें खाद एवं उर्वरकों का उचित मात्रा में प्रयोग करें ताकि पौधों की अच्छी बढ़वार हो। तो किस तरह से प्रयोग करें खाद एवं उर्वरकों को, आइए जानते हैं।
इसमें हमें जो है खूब सड़ी हुई गोबर की खाद या बर्मी कंपोस्ट खाद हमें डालना चाहिए। इसमें करना हमें ये चाहिए कि आधी मिट्टी में जो है 15 से 20 किलोग्राम जो है सड़ी गोबर की खाद हो या 8 से 10 किलोग्राम बर्मी कंपोस्ट हो, इसको डाल लेना चाहिए और डाल के जो है खूब बढ़िया से मिला लेना चाहिए। और जहाँ पे दीमक की समस्या ज़्यादा हो वहाँ पे प्रति गड्ढा जो है 100 ग्राम जो है क्लोरपायरिफास नामक जो ये कीटनाशक आता है उसको मिला लेना। और गड्ढे को भरने के बाद जो है हमें ये कोशिश करना चाहिए कि जमीन की सतह से जो है कुछ ऊपर ये मिट्टी हो जाए। ऊपर तक करने से ये है कि मानसून में जब बारिश होगा तो उस समय जो है पौधे के इर्द गिर्द जो है पानी न लगे। जब हम मिट्टी का भराव का ये मिश्रण से जो है गड्ढे को भर लेते हैं तो उसके सेंटर में बीचों बीच जो है हमें जो है खूंटी वगैरह गाड़ देना चाहिए, जिससे कि हमें ये पता चले कि ये गड्ढे का सेंटर है और हमें यहीं पे पौधा लगाना है। किसान भाइयों आम का बाग लगाने की तैयारी कर रहे हैं तो अपने प्रदेश की जलवायु एवं बाजार की मांग के हिसाब से प्रजातियों का चयन करें। तो वे आम की कौन कौन सी उन्नत किस्मों का चयन करें जिससे वे अच्छा फलन प्राप्त कर सके, आइए जानते हैं। आम की प्रमुख प्रजातियां हैं, इससे लंगड़ा है जिसको हमारे यहाँ मालदह बोलते हैं, जर्दालू है, बम्बई है, हिमसागर है, बथुआ है, ये सारी प्रजातियां हैं। और ये आम्रपाली है, प्रजातियां हैं जो हमारे किसान भाई इनको पसंद करते हैं। तो हम बताना चाहेंगे कि जो आम लगाने का जो सबसे अच्छा समय है वो यही महीना है, जून जुलाई में हम लगाते हैं। जो पेड़ हैं उनकी प्रकृति के अनुसार जो है गड्ढे से गड्ढे की दूरी हम निर्धारित करते हैं। पेड़ बहुत बड़े साइज के होते हैं, बड़े आकार के होते हैं, उनको 10 × 10 मीटर के दूरी पे लगाना चाहिए। और जो मध्यम जैसे हमारा लंगड़ा हुआ, इनको हमको 10 × 10 मीटर पे लगाना चाहिए। और जैसे हमारा दशहरी है, दशहरी को लगाने के हमें लिए 5 × 5 मीटर का दूरी पे लगाना चाहिए। और उसी तरह से हमारे जैसे आम्रपाली है, आम्रपाली प्रजाति के जो पौधे होते हैं वो इन प्रजातियों की तुलना में थोड़े से बौने होते हैं, इनको हमें 3 × 3 मीटर के दूरी पे लगाना चाहिए। अब बात करते हैं पौधों के चुनाव का। किसान भाइयों आम एक लंबी अवधि वाला वृक्ष है और कुछ किसान कमजोर एवं बेकार पौधों को लगा देते हैं, जिससे आने वाले वर्षों में इन पौधों से अच्छा फलन प्राप्त नहीं होता। इसलिए नए पौधों की खरीदारी करते समय किन किन बातों का ध्यान रखें, आइए जानते हैं। किसी जो है विश्वसनीय नर्सरी से रोग मुक्त जो है पौधे के लगाना चाहिए। तो हम किसान भाइयों को बताना चाहेंगे कि वो विश्वसनीय नर्सरी से पौधे लें। कोशिश करें कि उनका पौधा जो है रोगग्रस्त न हो, कि वो थल्ला सहित वो पौधे को हमको देते हैं, उसके किनारे पॉलीथीन लगी होती है, उस पॉलीथीन को हमें ब्लेड से काट के जो है हटा लेना चाहिए। और जो जहां हम गड्ढे के बीचों बीच जो खूंटी गाड़े हैं उसमें से थोड़ी सी मिट्टी हटा के इस पौधे को लगाना चाहिए। और पौधे को जब हम लगाते हैं उसको खूब बढ़िया से हमें जो है उसको मिट्टी को दबा देना चाहिए, मिट्टी को खूब बढ़िया से दबा देना चाहिए। आगे और भी कुछ रोचक जानकारियां हैं, लेकिन यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। अपने प्रदेश के युवा और जागरूक किसान आधुनिक कृषि तकनीकी को तेजी से अपना रहे हैं और पॉली हाउस में वो मौसमी सब्जियों की खेती कर अच्छी आमदनी भी ले रहे हैं। ऐसे ही एक किसान हैं जिला कटिहार के शिवनाथ महतो, जो कि 1000 वर्ग मीटर के पॉली हाउस में शिमला मिर्च की खेती कर अच्छी आमदनी कमा रहे हैं। तो किसान भाइयों चलिए मिलते हैं और उनसे जानते हैं उनकी सफलता की कहानी, उन्हीं की जुबानी। किसान भाइयों ग्राम मनसाही जिला कटिहार में रहते हैं प्रगतिशील किसान शिवनाथ कुमार, जिन्होंने 1000 वर्ग फीट में पॉली हाउस बनवाया है और इसमें शिमला मिर्च की खेती कर प्रतिवर्ष लाखों की आय कमा रहे हैं। साथ ही अपने आसपास के किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं।
तो आइए सबसे पहले जानते हैं इनकी सफलता का राज क्या है। मैंने 1000 स्क्वायर मीटर में पॉली हाउस लगा के रखा है, जिसमें अभी वर्तमान में शिमला मिर्च की खेती किया हूँ और इससे अच्छा मुनाफा हमें मिल रहा है। अभी हम जो लागत हम देखते हैं उस लागत के अनुसार से हमारा लागत 30,000 से 32,000 रुपया प्रति आता है और 1 लाख से जिसमें लागत खर्च 30 से 32,000 रुपया आता है, उसको काट करके हमें 1.5 लाख रुपया से ऊपर का मुनाफा 1000 स्क्वायर वर्ग मीटर में हुआ है। किसान भाइयों, इतना अच्छा उत्पादन लेने के लिए इन्होंने शिमला मिर्च की खेती किस प्रकार से की है और इसका प्रबंधन कैसे किया, आइए जानते हैं उन्हीं से। 1000 वर्ग मीटर में 2500 पौधे लगे हैं, जिसका की दूरी हम 50 इंच में 2 पंक्ति 18 बाई 18 इंच पे लगाते हैं, लगभग 1 फीट के मेड़ बनाकर। नर्सरी के लिए 1 मीटर चौड़ा और 3 मीटर लंबा का 3 बेड बनाकर इसमें 30 से 40 ग्राम बीज को हमने नर्सरी में डाला, जिसमें लगभग 4000 पौधे तैयार होते हैं। किसी कारणवश अगर उसमें अंकुरन कम पाया गया तो वो लगभग 2500 से 3000 हो जाते हैं, जो एक पॉली हाउस 1000 स्क्वायर मीटर के लिए पर्याप्त होते हैं। 30 दिन के अंतराल में वह पौधा तैयार हो जाता है और उस पौधे को हम फिर अपने खेत में लगाना शुरू करते हैं। खेत में लगाने से पूर्व हमने उस खेत की गहरी जुताई की। गहरी जुताई करने के बाद वर्मी कंपोस्ट, पीएसबी, एजेटोबैक्टर एवं अन्य सब दवाइयों के साथ हमने उस खेत को तैयार किया और उस खेत को तैयार करने के बाद लगभग 1 फीट ऊंचा 18 इंच की दूरी पर हमने शिमला मिर्च की रुपाई कर दी। रुपाई करने के बाद समय समय पर आवश्यकता पड़ने पर उसकी सिंचाई, निकौनी और दवा का स्प्रे भी किया। अगर इसमें किसी भी पोषक तत्व की कमी महसूस हुई तो आवश्यकता अनुसार देते हैं। एक चीज़ इसमें है कि बाहरी बैक्टीरिया, बाहरी फंगस का अटैक बहुत कम होता है, क्योंकि यह जो है पौधा एक घर के नुमा बंद, घर के अनुसार बंद कमरे में होता है, जिसमें बैक्टीरिया भी कम होता है, बाहरी प्रकोप कम होता है, जिसके कारण अच्छा उत्पादन मिलता है। पॉली हाउस में लगी शिमला मिर्च की फसल से इतना अच्छा उत्पादन लेने में इन्हें कितनी लागत लगानी पड़ी है और इससे इन्हें कितना लाभ हुआ है, चलिए ये भी हम आपको बताते हैं। तो किसान भाइयों, इन्होंने बताया कि ये पॉली हाउस में शिमला मिर्च की खेती से 11 माह तक उत्पादन प्राप्त करते हैं और अभी तक 6 माह की फसल से 5 टन का उत्पादन ले चुके हैं, जिन्हें इन्होंने औसतन 30 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बाजार में बेचा है, जिससे इन्हें 1.5 लाख रुपए की आमदनी प्राप्त हुई है। किसान भाइयों, इन्होंने बताया कि पॉली हाउस के रखरखाव एवं फसल के प्रबंधन से लेकर तुड़ाई तक लगभग 50,000 रुपए का खर्च आया है। अब यदि इस खर्च 50,000 को इनकी कुल आमदनी 1.5 लाख रुपए से घटा दी तो इन्हें 1 लाख रुपए की शुद्ध आमदनी प्राप्त हुई है। साथ ही इनका कहना है कि आगामी समय में इस फसल से 3 से 4 टन उत्पादन और मिलेगा। हमने जो 1000 स्क्वायर मीटर में शिमला मिर्च लगाया है, वो जिसको कि नवंबर में लगाया और जनवरी से 20 जनवरी से हमारी तुड़ाई शुरू हो गई, जो कि मार्केट में अच्छा वैल्यू प्राप्त हुआ भी है। और शादी विवाह में लोग इस ओकेजन पर इस शिमला मिर्च का उपयोग भी ज़्यादा करते हैं, जिससे हमको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा मिलता है। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े हुए जो भी प्रश्न हैं, उनमें से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में जरूर शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है जिला रांची से गोपाल प्रसाद शर्मा ने। यह अगेती गोभी की उन्नतशील किस्मों के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो गोपाल प्रसाद जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। और अगर आगात फूल गोभी की खेती हम करना चाहते हैं तो उसके लिए हमको बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। तो ऐसी फसलों का प्रभेदों का चुनाव करें जो ज़्यादा तापमान बर्दाश्त करें। जैसे हम बिहार के प्रदेश में देखें तो यहाँ पर कुंवारी और अर्ली कुंवारी प्रभेद के नाम से कुछ प्रभेद जानी जाती हैं।
अगर हम नेशनल लेवल पर देखें तो पूसा अर्ली सिंथेटिक एक वैरायटी है जिसका इस्तेमाल आप आगात फूल गोभी के तौर पर कर सकते हैं। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। गोबर संयंत्र की निर्माण तकनीकी एवं इसकी उपयोगिता पर जानकारी। अच्छी फलत लेने हेतु आंवला के बाग में किए जाने वाले जरूरी कार्य। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए बेहद उपयोगी रहा होगा। किसान भाई और अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, तो हमारा ईमेल एड्रेस नोट करिए annadatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच में कभी भी संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन कल फिर इसी समय होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।